भारत को आज़ादी मिली तो एक तरह से उसे विरासत में युद्धों का इतिहास भी मिला। इन युद्धों ने न सिर्फ भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगाया बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुंचाई। भारत के बनने की कहानी में इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत की आज़ादी के बाद युद्धों के इतिहास को। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद से भारत ने लगातार युद्ध झेले। देश की आजादी के बाद कश्मीर ने मुश्किल से 70 दिन की आजादी ही देखी थी, जब 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर लिया। पहले जिन्ना ने इसे कबायलियों का आक्रमण कहा और फिर कश्मीरी मुस्लिमों के प्रति भाईचारे की दुहाई देकर इसे जिहाद का नाम दिया। 27 अक्टूबर को पूर्ण विलय के हस्ताक्षर प्राप्ति के बाद ही भारतीय वायुसेना श्रीनगर भेजी गई। भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने पाक सेना पर हमले शुरू किए। स्क्वाड्रन के डकोटा विमानों ने कम समय में पाक सेना को खदेड़ दिया। जब भारतीय सेनाएं कबायली और पाक सेनाओं को भयंकर रूप से भगा रही थी और 7 नवंबर तक बारामूला को कबायलियों से मुक्त करा लिया गया था, युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसमें मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर जैसे अहम इलाके थे और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों और आतंकवादियों को पनाह दिया जाने लगा और जिसकी सजा भारत को 75 साल से भुगतनी पड़ रही है। सालों से बन रही टकराव की स्थिति के बाद 1961 तक चीन पूरी तरह भारत पर आक्रमण की सैन्य तैयारियों को पूरा करना शुरू कर चुका था। मई में सेनाएं चुसुल के पास पहुंच गईं। जुलाई में चेमेकार पीला जो कामेंग डिवीजन में है और अगस्त तक चीन ने लद्दाख में 3 नई चौकियां स्थापित की। 1962 की शुरुआत में जनवरी में चीनी सेनाओं ने लागजू पार कर रोई ग्राम तक और अप्रैल-मई तक चिपचैप क्षेत्र में प्रभाव जमाकर लद्दाख में अपनी गश्त बढ़ाई। 2 जून को नई चौकियां बनाई। इस तरह 10 जुलाई को गलवान नदी पर नई चौकियां बनाई गई। जुलाई 1962 में चीन ने अपने नक्शों को दोबारा बदल दिया। अब उसने भारत भूमि के 50,000 वर्ग मील इलाके की बजाय 70,000 वर्ग मील इलाके पर अधिकार जताया। 20 अक्टूबर 1962 से शुरू हुई जंग 21 नवंबर 1962 तक चली। एक ही महीने में चीन ने लद्दाख, नेफा, तेजपुर के बाहरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। भीषण सर्दी में भारतीय सैनिक बर्फीली चट्टानों पर सूती मोजे पहनकर पुराने हथियारों से ये जंग लड़े। चीनी सेना के पास जहां आधुनिक हथियार थे, वहीं भारतीय सेना के पास 303 की पुरानी राइफलें थी और इस जंग में लद्दाख के क्षेत्र, रेजांज दर्रे और तोपलेट दर्रे में भारतीय सेना को बहुत नुकसान पहुंचा। एक आंकड़े के मुताबिक इस जंग में चीन के 725 जवान शहीद हुए, जबकि भारतीय सेना के 3840 जवान इसमें शहीद हुए। चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। रेजांज दर्रे में सी कंपनी अपने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ती रही। ये भी विचित्र था कि 21 नवंबर को चीनी सेनाओं ने खुद युद्ध समाप्त कर दिया। 1965 युद्ध। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान 1962 में चीन के आक्रमण के वक्त हालात का फायदा नहीं उठा सके थे। वो उस दौरान जम्मू कश्मीर पर कब्जा नहीं करने को खो दिया अवसर मानते थे। 1965 में अमेरिका की मदद के बूते अयूब खान ने 26 से 33,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया। शुरुआत में भारतीय सेना को कामयाबी नहीं मिली। उसने पर्वतीय इलाकों पर अधिकार किया। पाकिस्तान ने तिथवाल, उरई, पुंछ के हिस्सों पर कब्जा किया। भारत की सेनाओं ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर जाकर हाजी पीर दर्रे तक भारतीय झंडा लहरा दिया। अखनूर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान का शुरू किया गया ऑपरेशन ग्रैंड सलाम नाकाम रहा। हालांकि पाकिस्तान की सेनाओं ने खेमकरन भारतीय सेनाओं से छीन लिया। 3री जाट रेजिमेंट ने पाकिस्तान में बाटापुर नगर पर कब्जा कर लिया। 21 सितंबर को 3री जाट रेजिमेंट ने डोगराई पर विजय प्राप्त की। मेजर जनरल प्रसाद ने 15वीं डिवीजन को लेकर लाहौर के पूर्वी हिस्से पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद जल्द खेमकरन भारत के पास आ गया। 10 सितंबर को पाकिस्तानी प्रथम बख्तरबंद डिवीजन की भारतीय 4थी माउंटेन डिवीजन ने बुरी हालत कर दी।
भारतीय इतिहास में इस लड़ाई को असल उत्तर अर्थात पाकिस्तान को वास्तविक रूप से उत्तर दिया गया कहा गया। इसमें अमेरिका में बने पाकिस्तानी टैंकों की भारी तबाही हुई। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के 97 टैंक नष्ट हुए और भारत के सिर्फ 32। एक आकलन के अनुसार इस युद्ध में भारत के लगभग 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। भारतीय सेनाओं ने 1840 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी भूमि पर कब्जा किया, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 545 वर्ग किलोमीटर भारत भूमि पर कब्जा किया। भारत ने सियालकोट, लाहौर और पीओके की जमीन पर उपजाऊ जमीनें कब्जाई, जबकि पाकिस्तान ने सिंध के दक्षिण में रेगिस्तान और कश्मीर के उत्तर में छंब क्षेत्र पर अधिकार किया। अमेरिका और सोवियत संघ ने कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए दोनों देशों में युद्ध विराम कराया। 1971 की जंग। 1971 जंग की शुरुआत पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के बीच खटास भरे रिश्तों से हुई थी। 1970 के चुनाव में आवामी लीग को 159 में से 167 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उसने 303 सदस्यों वाली मजलिस शूरा में बहुमत हासिल किया था। अब आवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान ने 6 सूत्री बिंदुओं के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान में संपूर्ण पाकिस्तान के अध्यक्ष याहिया खान से पूर्वी पाकिस्तान में सेना स्थापित करने का अधिकार मांगा था, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसे खारिज कर दिया और आवामी लीग के खिलाफ सेना बुला ली। पूर्वी पाकिस्तान में कई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां की सेना और पुलिस को निशस्त्र करने की कोशिश की गई। इस एक्शन ने असंतोष और फिर जन आंदोलन का रूप ले लिया। 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के शासकों ने ढाका पर सेना भेजकर आक्रमण कर दिया। अवामी लीग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मुजीबुर रहमान को 25-26 मार्च की रात गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान की सेना को मुक्त वाहिनी नाम दिया गया और इसका मुख्य सेनापति जनरल मोहम्मद आतुल गनी उस्मानी को बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता का कत्लेआम किया और लगभग 1 करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली। पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने भयंकर हत्याकांड किया। उसे बंगाल के कसाई के नाम से पुकारा गया। उसने सेना को आदेश दिया था, मुझे व्यक्ति नहीं जमीन चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने 4 लाख औरतों का बलात्कार किया। भारत ये सब होते हुए भी युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुआ था। हाँ, वो मुक्ति वाहिनी की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा था। आखिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायु सेना ने शाम 5:40 पर भारत के उत्तर पश्चिम में 11 हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। ये हमले आगरा में भी किए गए। इस ऑपरेशन को चंगेज खान नाम दिया गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी शाम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जल्द ही इस जंग में भारत और पाकिस्तान की थल सेनाएं, वायु सेनाएं और नौ सेनाएं उतर आई। भारत का एक तरफ लक्ष्य जहां बांग्लादेश की आज़ादी था, तो दूसरी तरफ भारत का लक्ष्य पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान को भारत में हमले से रोकने का भी था। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली ने 4-5 दिसंबर की रात ऑपरेशन टाइडफ्रेंड के तहत कराची पोर्ट पर हमला किया। पाकिस्तान की खैबर मुहाफिज और शाहजहां पनडुब्बियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 720 पाक सैनिक मारे गए या घायल हो गए। 4 दिसंबर को भारत के विक्रांत के अनेक समुद्री लड़ाकू आक्रमणों ने पूर्वी पाकिस्तान के तटीय नगरों चटगांव और कॉक्स बाजार को हानि पहुंचाई। पाक की गाजी पनडुब्बी रहस्यमय तरीके से डूब गई, लेकिन 9 दिसंबर को भारतीय नेवी को खासा नुकसान हुआ। इस दिन पाकिस्तान की पनडुब्बी हनगोर ने भारत की जलयान खुखरी को अरब सागर में डुबो दिया। इसमें भारत के 18 अधिकारी और 176 नाविक मारे गए। यह भारत की सबसे बड़ी युद्धकालीन हानि थी। हालांकि इस जंग में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। पाकिस्तान का 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो गया। मुक्ति वाहिनी सेना ने ढाका पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से पाकिस्तान को काफी करारा झटका लगा। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 8वीं, 23वीं और 57वीं डिवीजन का नेतृत्व किया था। उन्हीं के सामने 16 दिसंबर दोपहर 4:31 पर ढाका के रमन रेस कोर्स में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। समर्पण के दस्तावेजों पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A. के नियाजी ने हस्ताक्षर किए।
जैसे ही नियाजी ने अपनी विशाल सेना सहित सरेंडर किया, रेस कोर्स में इकट्ठा भारी भीड़ ने नियाजी और पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के लगभग 90,000 युद्धबंदी बनाए गए। इसमें 79,626 कैदी यूनिफॉर्म में थे। इसमें से भी 55,692 सेना के थे, 16,354 पैरामिलिट्री, 5,296 पुलिस, 1,000 नेवी और 800 पाक एयरफोर्स के थे। बाकी सैनिक परिवारों और उनके समर्थक यानी कि रजाकारों के थे। जनरल नियाजी और दूसरे सैनिकों को भारत में जबलपुर की और दूसरी जेलों में रखा गया। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण की ये सुबह बहुत ही आम थी। हवा में हल्की ठंडक थी। पुरुष टिफिन लिए घर से काम के लिए निकल चुके थे। महिलाएं सिर पर मटका लिए पानी लेने जा रही थी। लेकिन ये एक ऐसी सुबह थी जिसके कुछ ही घंटे बाद भारत एक अमर इतिहास रचने जा रहा था। सड़क पर ज्यादातर सेना के ट्रक व जीपें ही आ जा रही थी। ये गाड़ियां सीधे बालागढ़ में पोखरण किले की ओर जाते थे, जो कि सन 1952 के बाद से ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तब चंपावत राठौड़ वंश के आखिरी उत्तराधिकारी भवानी सिंह ने इस जमीन और संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के तहत किले का स्वामित्व भारत सरकार को सौंप दिया था। इसमें वर्दियां पहने सैन्य अधिकारी थे और सफेद कोट पहने कुछ वैज्ञानिक भी। ये सब मिलकर उस जगह चीजों को व्यवस्थित कर रहे थे और किसी बड़े काम की तैयारी में लगे थे। अधिकारियों और वैज्ञानिकों के रोजमर्रा के स्वागत में रसोइये, नौकर चाकर एक दिन पहले ही किले को तैयार करने के लिए पहुंच चुके थे। किले की तीसरी और सबसे ऊंची मंजिल के डाइनिंग हॉल में रात का भोजन लगाया जा चुका था। यहाँ से थार के विशाल रेगिस्तान का नजारा साफ दिखता था। अगली सुबह यानी 18 मई को यही टीम 3 बजे उठ गई। तड़के कई तैयारियां की गई। 8 बजे फोन की घंटी बजी। अफसरों को जैसे उसी कॉल का इंतजार था। एक अफसर रिसीवर उठाते हैं और कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, हम एकदम तैयार हैं। क्या आपकी अनुमति है? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्पीकर पर आवाज आती है, बिल्कुल मेरी अनुमति है। गुड लक और हम सबका गौरव बढ़ाओ। जय हिंद। कमरे में तालियां बजी और सबने मिलकर कहा, जय हिंद। फोन रखते ही अफसर ने कहा, काउंट डाउन शुरू करो। अफसर ने 8 बजे कुछ बार डेटोनेशन बटन दबाया। सालों का सैन्य प्रशिक्षण और दमदार व्यक्तित्व लिए अफसर उस वक्त अपने हाथों की कपकपाहट को रोक नहीं पा रहे थे। बटन दबाते ही कमरे में अचानक सब थम सा गया और एकदम चुप्पी छा गई। इंतजार असहनीय हो रहा था, इसीलिए कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। और तभी विस्फोट का तेज झटका उन लोगों को महसूस हुआ। उसकी तीव्रता ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूरे किले की नींव हिल गई थी। खिड़कियां, फानुस, कुर्सियां भड़भड़ा कर गिर गईं। स्माइलिंग बुद्धा की करीब 12 किलो टन की ताकत का तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता के भूकंप के बराबर था। ये बातें उदय सिंह की पुस्तक पोखरण से ली गई हैं। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसे परमाणु 1 के नाम से जाना गया। यह दुनिया का ऐसा परीक्षण था जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने नहीं किया था। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया में छठा ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि देश को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये परीक्षण इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर यानी कि BARC के तत्कालीन निदेशक राजा रमन्ना की देखरेख में किया गया था। इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा इसलिए कहा गया क्योंकि ये उस साल बुद्ध पूर्णिमा पर इसे अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि परीक्षण के बाद डॉक्टर रमन्ना ने तत्कालीन PM इंदिरा गांधी से कहा था, बुद्ध मुस्कुराए हैं। भारत ने जिस परमाणु बम का विस्फोट किया था वो आकार में उस परमाणु बम से छोटा था जो 1944 में हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसके बाद भारत ने पोखरण 2 को दोहराया। 11 मई 1998 की सुबह अटल बिहारी वाजपेयी सफदरजंग रोड पर अपना निवास छोड़कर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 रेस कोर्स रोड में आ गए थे। गृह प्रवेश के अवसर पर हुई पूजा संपन्न हो चुकी थी, लेकिन इससे ज्यादा अहम की बात ये वजह बनी कि वो दिन देश के लिए कभी नहीं भूलने वाला दिन बनने वाला था। प्रधानमंत्री आवास में उस रोज 7 नेता पोखरण से आने वाले एक मैसेज का इंतजार कर रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, ब्रजेश मिश्रा, प्रमोद महाजन और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। शाम 4 बजे से कुछ पहले रेक्स लाइन पर एक मैसेज आता है, परीक्षण सफल। भारत के परमाणु वैज्ञानिक सफलतापूर्वक एक साथ 3 विस्फोट करके
भारत के एक परमाणु अस्त्र संपन्न देश बनकर उभरने की घोषणा कर चुके थे। कक्ष में कोई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। आडवाणी की आंख से छल छलाकर आंसू बह निकले, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में किया है। 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर राजस्थान की पोखरण रेंज में एक साथ 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर भारत ने सबको चौंका दिया। इसके 2 दिन बाद ही 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर भारत ने राजस्थान की पोखरण रेंज में ही 2 और अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए। करगिल युद्ध। 8 मई 1999 को ये जंग शुरू हुई। भारतीय जवानों ने भी ऊंचाई पर पहुंचना शुरू कर दिया और फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। इस जंग में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो नीचे थी और घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना उन्हें खदेड़ती चली गई और 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए। भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 अन्य घायल हुए। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत मिली और ये दिन करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।